हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 3 जिसका नाम है वनस्पति जगत प्लांट किंगडम की एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे लाइन बाय लाइन विथ एक्सप्लेशन द्वारा। तो चलते हैं, आज का चैप्टर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले अध्याय में हमने विटेकर 1969 द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इनमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। आपको पता होगा, इसके पहले वाले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि विटेकर ने सन 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिनमें कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जिनमें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा फंजाई को पिछले अध्याय में एनसीईआरटी रीडिंग कर चुके हैं। आप उसका वीडियो इस चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समय अनुसार परिवर्तन आया है। फंजाई तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिनमें कोशिका वित्तोती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। आपको पता होगा, जब दो जगत वर्गीकरण पद्धति दी गई थी जिसे लिनियस द्वारा दिया गया था, उसमें फंजाई तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिनमें कोशिका भित्ति थी, वो प्लांटी वर्ग में रखे गए थे। लेकिन इस अध्याय में उनको बाहर निकाल दिया गया है। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीर हरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे रीडिंग करते हैं। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकृत करते थे। वे मुख्यतः कई गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर हैं तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कृत्रिम वर्गीकरण में क्या किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। तो कृत्रिम वर्गीकरण में क्या क्या वर्गीकरण, गुणों का आधार क्या क्या था? जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ सकता है। वे मुख्यतः कायिक गुणों एवं पुमंग की रचना पर आधारित थे। वे काहे पर आधारित थे? कायिक गुणों और पुमंग की रचना पर आधारित थे। ये किसने कहा था? ये लिनियस ने ऐसे बताया था। इसे हम कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। और आपको पता होगा, कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। आपको पता होगा कि कायिक गुणों में पर्यावरण के हिसाब से परिवर्तन आ जाते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं था। आगे रीड करते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को सामान्य मान्यता दी गई थी। ये यहाँ से आप इसे मार्क करिए कि कृत्रिम वर्गीकरण में क्या किया गया था। इसकी यही कमी थी कृत्रिम वर्गीकरण में कि कायिक तथा लैंगिक गुणों को सामान्य मान्यताएं दी गई थी। कायिक तथा लैंगिक गुणों को सामान्य मान्यता दी गई थी। इस कारण से यह वर्गीकरण गलत सिद्ध हो रहा था। आपको पता होगा, अब यह अस्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कई गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, उनमें पर्यावरण में जिस प्रकार से परिवर्तन आता है, उस प्रकार से उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों के प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शारीर, भूर विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पीय पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो प्राकृतिक वर्गीकरण था उसको किसने दिया था? प्राकृतिक वर्गीकरण को किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। ये याद करिए, ये याद रखिए, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। वर्तमान में हम जात वृत्ति वर्गीकृत
वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों के विकासी संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है जब उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकी, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जाता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान रख सकते हैं। जो संख्यात्मक वर्गीकरण होता है उसमें क्या होता है, देखिए, यह संख्यात्मक वर्गीकरण है। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं, इसमें सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित होती है। अवलोकनीय गुणों का मतलब क्या होता है? जो दृश्य गुण होते हैं, जो देखने से स्पष्ट होते हैं। और इसमें क्या किया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें क्या किया गया है, सभी गुणों को समान महत्व, प्रत्येक गुणों को समान महत्व दिया गया है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। समान गुणों को प्रत्येक गुणों को समान महत्व दिया गया और एक साथ हम अनेक लक्षणों को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे अधिक गुणों को एक साथ, इसमें हम आसानी से उनके बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के विकास, कोशिका विज्ञान सूचना जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी जो पादप के रसायनों कारकों का उपयोग करते हैं। क्रोमोसोम वर्गीकी मतलब कोशिका वर्गीकी में क्या होता है, जिसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें कोशिका गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। गुणसूत्रों की रचना, प्रकार, संख्या इत्यादि पर वर्गीकरण किया जाता है। इसे कोशिका वर्गीकी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। और रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? रसायन वर्गीकी। रसायन वर्गीकी को कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं, जो या जीवों में प्रेजेंट रसायनों या अणुओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। कोशिका भित्ति में प्रेजेंट अणु भी इसमें देखे जाते हैं। इस प्रकार ये यहाँ मार्क कर लीजिए। ये रसायन वर्गीकी हो गया। और जिसमें क्रोमोसोम की संख्या देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका वर्गीकी। आगे बढ़ते हैं। अब शैवाल। पहला आप शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, अलवण जलीय तथा समुद्री दोनों का जीव होता है। शैवाल मुख्य रूप से कैसा सदस्य है? मुख्यतः जलीय होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शैवाल के सदस्य मुख्य रूप से कैसे होते हैं? शैवाल के सदस्य मुख्य रूप से जलीय होते हैं। और कौन कौन से जल में पाए जाते हैं? अलवणीय जल का मतलब फ्रेश वाटर, समुद्री जल का मतलब मरीन वाटर। ये अन्य आवासों जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। आपको पता होगा शैवाल प्लस कवक फंजाई मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। और लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं। ये प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते हैं। पिछले अध्याय में इसका अध्ययन कर चुके हैं। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनी जैसे वॉलवॉक्स, यहाँ से पूछेगा कॉलोनी, मैच वाले में पूछता है कॉलोनी। ऐसा कौन सा शैवाल है जो कॉलोनी बनाता है? वॉलवॉक्स। कॉलोनियल होता है वॉलवॉक्स। तंतुमय कौन सा होता है? तंतुमय होता है यूलोथ्रिक्स तथा स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा तंतुमय होते हैं। फिलामेंटस बोलते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद इनमें से कुछ शैवाल जैसे किल्प बहुत विशालकाय होते हैं। किल्प जो होता है ये 100 मीटर से भी अधिक इसकी लंबाई होती है, जो समुद्र में पाया जाता है। ये बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। शैवालों में 3 प्रकार से जनन होता है। कायिक मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसमें इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। शैवालों में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा। ये याद मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
इससे प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जू स्पोर होते हैं। सामान्यतः जू स्पोर द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इनमें कशाभिका फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधा बन जाता है। लैंगिक जनन में दो युग्मक संलेहित होते हैं। ये युग्मक कशाभिका युक्त, फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान होते हैं अथवा फ्लैजिला विहीन से लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कशाभिका युक्त समयुग्मकी कौन से होता है, जो जिसके युग्मक माप में समान होते हैं? यूलोथ्रिक्स। ये अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दीजिए यहाँ पर। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसे जनन को क्या कहते हैं? ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। समयुग्मकी जनन जिसमें दोनों युग्मक माप में समान होते हैं, उसमें फ्लैजिला उपस्थित हो सकता है या अब्सेंट हो सकता है। फ्लैजिला किस में उपस्थित होता है? यूलोथ्रिक्स में। और अब्सेंट किस में होता है? स्पाइरोगाइरा में। ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोगैमी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? विभिन्न माप वाले दो युग्मक संलेहित होते हैं तब उसे असम युग्मकी। असम युग्मकी का मतलब एन आइसोगैमी बोलते हैं। एन आइसोगैमी प्रकार का जनन किस में पाया जाता है? यूडोराइना में। यहाँ से भी मार्क कर लीजिए, यहाँ से भी पूछ सकता है। विभिन्न प्रकार के माप वाले दो युग्मक संलेहित होते हैं तब उसे असम युग्मकी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? यूडोराइना। कुछ स्पीशीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थैतिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वालवाक्स तथा फ्यूकस में। वालवाक्स तथा फ्यूकस में विषम युग्मकी प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। और विषम युग्मकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊगैमी। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। विषम युग्मकी में क्या होता है? इसमें एक बड़ा मादा युग्मक होता है जिससे एक छोटा चलायमान नर युग्मक जाकर जल द्वारा निषेचित होता है। निषेचन अधिकांशतः अंडदानी के अंदर होता है। इसका उदाहरण वालवाक्स तथा फ्यूकस। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शैवाल वर्ग और उसके महत्वपूर्ण गुणों को सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी। अब इसके बाद ये पहले तालिका जो दी गई है इसे पढ़ लेते हैं। इसी के द्वारा हम पूरे शैवाल को आसानी से याद कर सकते हैं। इस तालिका से नीट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले इस तालिका को कैसे याद करना है, रटना नहीं है, इसको समझना है कि इसमें क्या लिखा गया है, और इसे आसानी से हम समझ सकते हैं और आसानी से इसे याद कर सकते हैं। चलो देखते हैं। आपको पता होगा शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होते हैं? हरे शैवाल। फियोफाइसी भूरे शैवाल एंड रोडोफाइसी लाल शैवाल होते हैं। अब पूछेगा कि क्लोरोफाइसी हरे शैवालों में प्रमुख वर्णक कौन से होते हैं? आपको पता होगा हरे शैवालों में क्लोरोफिल अब AB पाया जाता है। उसके बाद फियोफाइसी में कौन से प्रमुख वर्णक होते हैं? क्लोरोफिल AC एंड फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। रोडोफाइसी में, जिन्हें लाल शैवाल कहते हैं, उसमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल A, D और फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। आपको ये प्रमुख वर्णक आसानी से कैसे याद हो जाएंगे? पहले में होता है AB, दूसरे में AC, तीसरे में AD। इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है फ्यूकोजेंथिन और नीचे वाले में क्या होता है? फ्यूकोएरिथ्रिन। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है? फ्यूकोएरिथ्रिन। ठीक है। और उसमें पूछेगा संचित भोजन। विभिन्न प्रकार के शैवालों में संचित भोजन किस प्रकार का होता है? तो क्लोरोफाइसी में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, और फियोफाइसी में संचित भोजन होता है मैनिटोल तथा लैमिनेरिन के रूप में, और जो हमारे रोडोफाइसी होते हैं उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। आपको
पता होगा फ्लोरिडियन स्टार्च की संरचना कैसी होती है। यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि जो हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च है उसकी संरचना कैसी होती है। ग्लाइकोजन के जैसा होता है। और स्टार्च के अलावा जो क्लोरोफाइसी होता है उसमें स्टार्च के अलावा तेल की बूंदें पाई जाती हैं। तेल के बूंदों के रूप में संचित रहता है भोज्य पदार्थ। अब उसमें कोशिका भित्ति पूछेगा कि कौन से शैवालों में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आप एक कॉमन चीज़ याद कर लीजिए कि सब में सबसे पहले तो सेलुलोज तो सब में पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि ये प्लांट किंगडम में आते हैं, तो इसलिए इसमें सेलुलोज सब में पाया जाता है। इसके बाद सेलुलोज के अलावा क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफाइसी में सेलुलोज के अलावा और पाया जाता है पेक्टोज पाया जाता है। और इसके बाद फियोफाइसी में सेलुलोज तथा एल्जिन पाया जाता है। एंड रोडोफाइसी जो होता है उसमें सेलुलोज ही पाया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एल्जिन हमें कौन से शैवालों से प्राप्त होता है। ये यहाँ पर आप एनसीईआरटी में साइड में लिख सकते हैं कि एल्जिन हमें भूरे शैवालों से मिलता है। कौन से शैवालों से? भूरे शैवालों से। अब फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थितियां, मतलब फ्लैजिला जो पाए जाएंगे वो कहाँ पर पाए जाएंगे। तो क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला 2 से 8 समान होते हैं तथा शीर्ष पर होते हैं। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो फ्लैजिला होते हैं युग्मक में वो 2 से 8 तक होते हैं और शीर्ष में पाए जाते हैं, शीर्ष भाग में। और इनकी आकृति समान होती है, मतलब समान आकार के होते हैं। 2 से 8 हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है। समझ गए होगे। इसके बाद आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी में 2 असमान तथा पार्श्वी भाग में, पार्श्वी का मतलब लेटरल साइड। लेटरल साइड का मतलब क्या होता है कि जैसे ये युग्मक है, इसमें यहाँ पर लेटरल साइड में यहाँ पर 2 युग्मक पाए जाते हैं असमान आकार के, मतलब एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, असमान आकार के पाए जाते हैं, ये याद रखिए। और रोडोफाइसी में आपको पता होगा कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। अब इनका आवास पूछेगा। आवास कहाँ कौन पाए जाते हैं? क्लोरोफाइसी अम्ल जल, अम्ल जल का मतलब फ्रेश वाटर, लवणीय जल, मरीन वाटर खारा जल में पाए जाते हैं। फियोफाइसी कहाँ पर पाया जाता है? अम्ल जल मतलब फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं, खारा जल और लवणीय जल में बहुत पाए जाते हैं। रोडोफाइसी अम्ल जल में कुछ पाए जाते हैं, खारा जल तथा लवण जल में अधिकांशतः पाए जाते हैं। और इनके ये चित्र दिए गए हैं। चित्र को अभी हम बाद में अभी कराएंगे, पहले थोड़ा आगे एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रकार संश्लेषी आगे पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट की मार्क कीजिए कि ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सारगासम की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन किससे मिलता है? लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्लिसरेरिया से एगार प्राप्त होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जिलेडियम तथा ग्लिसरेरिया से क्या प्राप्त होता है? एगार प्राप्त होता है। लाल शैवाल से और क्या प्राप्त होता है? जिलेडियम तथा ग्लिसरेरिया भी लाल शैवाल है, इससे कैरागीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैरागीन। और भूरे शैवाल से आपको पता होगा क्या प्राप्त होता है? एल्जिन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्मजीवियों के संवर्धन तथा आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए किया जाता है। कोरेला तथा स्पूराइलिना एक कोशिकीय शैवाल है। कोरेला तथा स्पूराइलिना एक कोशिकीय शैवाल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। जो प्रोटीन होता है इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये कैसे शैवाल हैं। एक कोशिकीय शैवाल हैं और इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं भोजन के रूप में। शैवाल 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ऊपर जैसा तालिका में हम पढ़ चुके हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। आगे अब बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। यह एक कोश की कॉलोनी में अथवा तंतु में हो सकता है।
क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास के तरीके होता है। हरी घास के तरीके मतलब ग्रॉस ग्रीन तरीके के दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार के, सर्पिल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इनके अधिकांश सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरेनॉइड पाए जाते हैं। पायरेनॉइड स्टार्च होते हैं। ये मार्क कीजिए कि पायरेनॉइड क्या होते हैं। पायरेनॉइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल पायरेनॉइड की आकृति कैसे होती है। पायरेनॉइड प्रोटीन प्लस स्टार्च से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटीन कोर भाग में होता है और स्टार्च बाहरी भाग में होता है। इसे पायरेनॉइड बोलते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में, ये देखिए ऊपर बताया था कि कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। ये वहाँ तालिका में नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। ठीक है। हरे शैवालों में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। देखिए वहाँ पर पेक्टोज नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भीतरी सतह पर क्या पाया जाता है, सेलुलोज तथा बाहरी सतह पर पेक्टोज पाया जाता है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जू स्पोर द्वारा होता है। ऊपर हम तालिका में देख चुके हैं। जू स्पोरेंजिया चल बीजाणुधानी जिसे बोलते हैं में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने से बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मी तथा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इनके सामान्य सदस्य क्या क्या होते हैं। क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा तथा कारा। आपको ये बताना है कमेंट में कि क्लेमाइडोमोनास को किस जगत में रखा गया है। यहाँ पर आपको दिया गया तो यहाँ पर है, लेकिन आपको बताना है कि क्लेमाइडोमोनास सामान्यतः किस जगत में आता है। यहाँ तो आपको हरे शैवालों में पढ़ाया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इसको किस जगत में रखा गया है आपको ये कमेंट करके बताना है। इसके ये सभी उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। और आपको बता दें कारा उभयलिंगी होता है, मतलब इसमें दोनों नर तथा मादा एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। कारा यहाँ से पूछ लेता है कारा कैसा होता है। कारा उभयलिंगाश्रयी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे फियोफाइसी के बारे में बढ़ते हैं, जिन्हें सामान्यतः भूरा शैवाल कहते हैं। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ये देखिए फिर इंपॉर्टेंट है कि ये मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये सरल शाखित तंतुमय एक्टोकार्पस से लेकर, पूछेगा यहाँ से कि फिलामेंटस कौन होते हैं, तो सरल शाखित तंतुमय कौन सा होता है, एक्टोकार्पस होता है, से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। सघन शाखित कौन होता है, केल्प होता है। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तथा उससे भी अधिक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल एसी, कैरोटीनॉइड तथा जैंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है। भोजन किस रूप में संचित रहता है, इनमें लेमनेरिया तथा मैनिटोल, जो क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आया है कि लेमनेरिया तथा मैनिटोल कैसे होते हैं, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। ये याद रखिए, ये हाईलाइट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लेमनेरिया तथा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन स्तर पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसदानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधे प्रायः संलग्नक द्वारा अधस्तर सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इनमें कायिक जनन विखंडनविद द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर द्वारा होता है। ये मार्क करिए, यहाँ से अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है, नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर द्वारा होता है। आपको पता है 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि माप में असमान होते हैं तथा पार्श्वी भाग में पाए जाते हैं, पार्श्वी रूप से जुड़े होते हैं। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मी तथा विषमयुग्मकी हो सकता है। आपको बता दें कि जितने भी शैवाल हैं उसमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी। समयुग्मकी आइसोगैमी, असमयुग्मकी एनाइसोगैमी तथा विषमयुग्मकी उगैमी, जैसा पीछे बताया गया है।
और पढ़ते हैं, युग्मकों का संगम जल अथवा अंडदानी विषम युग्म की स्पीसीज प्रजाति में हो सकता है। ये मार्क करिए कि युग्मकों का संगम किस प्रकार होता है, जल के द्वारा होता है। यह अंडदानी विषम युग्म की प्रजाति में अंडदानी में होता है। युग्मक पायरीफॉर्म होते हैं। लैंगिक जनन वाले युग्मक कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म मतलब नाशपाती के आकार के होते हैं और इनके पास में 2 फ्लैजिला होते हैं। इनके समान सदस्य क्या होते हैं, एक्टोकार्पस, डिक्वेटा, लेमिनेरिया, सार्गासम तथा फ्यूकस होते हैं। आपको हम एक सवाल यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि फ्यूकस तो आता है किसमें, शैवाल में, और एक उदाहरण होता है फ्यूकर। फ्यूकर किसमें आता है ये आपको कमेंट में बताना है। फ्यूकस तो आता है इसमें, और फ्यूकर किस में आता है वो आपको कमेंट करके बताना है। क्या करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि फ्यूकर किस में आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा गया है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोइरेथिन के कारण होता है। यहाँ से सवाल पूछेगा कि लाल शैवाल का लाल रंग किस कारण होता है, तो आप क्या बताओगे, फाइकोइरेथिन के कारण होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। मतलब जहाँ पर गर्म पानी पाया जाता है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोष्ठीय होता है। अब यहाँ से पूछेगा नीट में क्वेश्चन कि लाल शैवाल का लाल थैलस किस प्रकार होता है, बहुकोष्ठीय होता है, और इसमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में होता है, ऊपर तालिका में पढ़ चुके हैं। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरीके होती है। ये यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा है कि जो फ्लोरेडियन स्टार्च होता है उसकी संरचना कैसी होती है, ग्लाइकोजन तथा एमाइलो प्रोटीन के जैसी होती है। ये हाईलाइट कर लीजिए एनसीईआरटी में अपने। इनमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है जो सब में होता है। अलैंगिक जनन अचल स्पोर द्वारा होता है। आपको पता होगा इसमें फ्लैजिला पाए नहीं जाते, तो इस कारण से अचल युग्मक द्वारा ही होगा। अलैंगिक जनन अचल युग्मक द्वारा और लैंगिक जनन भी अचल युग्मकों द्वारा होता है, क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाए नहीं जाते। फ्लैजिला पाए नहीं जाएंगे तो ये कैसे मोटाइल होंगे। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात 1974 विकास होता है। इनके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्लिसरेलिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम है। अगर इसके उदाहरण याद करने की ट्रिक क्या, अगर याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं p² तथा g² के रूप में। p से पोरफायरा तथा पॉलीसाइफोनिया हो जाएगा और g² का मतलब हो जाएगा ग्लिसरेलिया तथा जिलेडियम। अब यहीं से क्वेश्चन ये देखिए, अगार अगार किससे हमको मिलता है, अगार अगार ऊपर पढ़ चुके हैं, वो लाल शैवाल द्वारा प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट में मांस तथा लिवन वर्ट आते हैं। यहाँ से पढ़ लीजिए कि ब्रायोफाइट में क्या आते हैं, मांस तथा लिवन वर्ट आते हैं। पहाड़ी में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट में पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं। ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं, पादप जगत का जल स्थलचर कहते हैं। इससे पहले हम शैवालों के जो चित्र दिए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी चित्र देकर भी एनसीईआरटी में से नीट वाले पूछ सकते हैं। तो चित्र में कैसे पूछेंगे, ये देखिए, ये चित्र दिए गए हैं। चित्र के लिए पहला दिया गया है हरित शैवाल, जिसे क्या बोलते हैं, वॉलवॉक्स। पहला ये जो है ये वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स कैसा होता है, कॉलोनी में होता है। तो ये गेंद के आकार की जो कॉलोनी बनाता है इसे वॉलवॉक्स होता है। दूसरा क्या है, दूसरा है फ्यूकस है। दूसरा फ्यूकस की संरचना है। दूसरा यूलोथ्रिक्स है। ये जो हरा हरा ये दिख रहा है ये यूलोथ्रिक्स है। और ये सब कैसे हैं, भूरे शैवाल। आपको कलर देख के लग रहा होगा कैसे हैं, भूरे कलर के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भूरे हैं, ये भूरे शैवाल हैं। तो इनमें पहला का है, पहला है
लेमनेरिया का। तो आप कैसे याद करेंगे लेमनेरिया का है, ये चित्र दे के आपको पूछेगा कि ये बताइए किसका है। तो इसमें आप ये नीचे देखिए क्या देखते हैं कि इसमें ये एल आकार का बना हुआ है, ये एल आकार का, एल आकार का बना हुआ है ना। तो इससे आप पता लगा सकते हैं एल आकार के होने के कारण, तो ये लेमनेरिया हो जाएगा। यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ये एक प्रकार का आप ट्रिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है जो बोलें आप। ये नीचे एल आकार का है तो इसलिए आप इससे पता कर सकते हैं कि ये लेमनेरिया का है, ठीक है। और ये बी नंबर किसका दिया गया है, बी नंबर है फ्यूकस का। फ्यूकस, फ्यूकस में कैसे पता लगाएंगे, फ्यूकस का मतलब होता है, ये देखिए इसमें बीच में पत्तियां फटी फटी हैं, मतलब छिद्र हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं पत्तियां फटी हुई हैं, जिससे ये फ्यूकस का हो गया। और ये तीसरा आपको क्या का दिया गया है, तीसरा दिया गया है डिकोटा। तो आप इसे कैसे बताएंगे, तो इसमें ये देखिए बीच बीच में डी आकार की संरचना बनी है, ये देखिए डी। तो आप इससे देख के इसे वहाँ पर गेस कर सकते हैं कि ये काय का है, डिकोटा का। इस प्रकार आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। और इसमें ये जो दिया गया है आप इसे नामकरण को याद कर सकते हैं। जैसे ये वायु ब्लैडर हैं, जो ये पत्तियों में छिद्र हैं, ये वायु ब्लैडर हैं। इसे प्रपंड बोलते हैं। ये मध्य सिरा है, ये मध्य सिरा हो गया, ये प्रपंड है, ये प्रपंड है, ये छत्रिका व्रंथ है, स्थापांग है, स्थपांग है, छत्रिका व्रंथ है। इस प्रकार ये पूछ सकता है। और नीचे ये दिए गए हैं चित्र। ये पहला है, ये दोनों लाल शैवाल हैं। लाल शैवाल में पोरफायरा तथा पॉलीसाइफोनिया है। तो पोरफायरा मतलब फायर, आगी की तरीके दिख रहा है कि हल्का आग के तरीके, इसलिए आप इसे पोरफायरा बोल सकते हैं। ये वाला हो गया पोरफायरा का। और ये पॉलीसाइफोनिया है, इसे आप ऐसे याद कर लीजिए कि ये पॉलीसाइफोनिया है, ठीक है। इस प्रकार आप आसानी से इनके उदाहरण को, अगर एनसीईआरटी नीट में आया डायरेक्ट चित्र, तो इस प्रकार आसानी से आप बता सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, ये वॉलवॉक्स हो गया, ये यूलेथ्रिक्स हो गया। पहला का एक है वॉलवॉक्स, दूसरा यूलेथ्रिक्स। वॉलवॉक्स कॉलोनी बनाता है, और ये जो बीच में छोटी है ये संतति कॉलोनियाँ हैं, और ये जो बड़ी है पेरेंट कॉलोनी है। ये होगा लेमनेरिया, एल आकार का है लेमनेरिया। ये फटी हुई है, इस प्रकार फटी होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, फ्यूकस बोलते हैं। और ये डी आकार का है डिकोटा, ये आगी की तरीके, फायर मतलब आगी की तरीके दिख रहा है, तो इसलिए पोरफायरा। और ये पॉलीसाइफोनिया। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिकें अच्छी लगी होंगी। आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ थे, हम ब्रायोफाइट में पहुँच चुके थे। ब्रायोफाइट में मांस तथा लिवनवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ी में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थलचर कहते हैं। यहाँ से पूछा गया है कि ब्रायोफाइट को पादप जगत का क्या कहते हैं, जल स्थलचर। जल स्थलचर क्या होते हैं, जल स्थलचर किन्हें कहते हैं, वैसे कौन से जीव हैं जो जल स्थलचर होते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस मतलब जो जल में भी पाए जाते हैं, और थल मतलब ज़मीन में भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट किंगडम एम्फीबियंस कहते हैं। कि ये सर्वप्रथम जल में भी पाए जाते हैं, और पानी में भी पाए जाते हैं, और अपने पृथ्वी पर भी मतलब धरातल में भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जल स्थलचर कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। अभी चित्र को बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें जल स्थलचर कहते हैं। ये प्रायः नम, शीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मार्क कर लीजिए, अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, सक्सीशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका पादप काय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है। यह थैलस की तरह होता है और सायान अथवा सीधा होता है, और एक कोशिका तथा बहुकोशिकीय मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। जो जिससे जुड़ा होता है सबस्ट्रेटम द्वारा, वो एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी होता है। एक कोशिकीय किस में होता है, लिवनवर्ट में, और बहुकोशिकीय किस में होता है, मांस में होता है, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। चलें और पढ़ते हैं आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी। इनमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती हैं। ये देखिए, इनमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। इसमें क्या पाया जाता है, मूल सम, पत्ती सम तथा तना सम संरचनाएं होती हैं। मूल सम का मतलब रूट लाइक, लीफ लाइक, और तना सम स्टेम लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं। ब्रायोफाइट का मुख्य
काय अगुणित होता है। जो ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, अगुणित होती है। यह युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकाशाभिक पुंमंग उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि जो नर लैंगिक अंग होते हैं वो किस प्रकार के पुंमंग उत्पन्न करते हैं? द्विकाशाभिक उत्पन्न करते हैं, द्विकाशाभिक होते हैं, द्विकाशाभिक उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। पुंमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज का मतलब जाइगोट बनता है। जाइगोट में तुरंत न्यूरीकारी विभाजन नहीं होता है। अब आपको यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत हो, ये न्यूरीकारी विभाजन किसे कहते हैं? न्यूरीकारी का विभाजन का मतलब होता है अर्धसूत्री, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन इसमें तुरंत नहीं होता है और इससे एक बहुकोशिकीय बीजाणुयुक्त स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो शैवाल का उसका ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है? मुक्तजीवी नहीं होता है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है और अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट मतलब, स्पोरोफाइट को क्या बोलते हैं? बीजाणुउद्भिद। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूरीकारी विभाजन होता है। न्यूरीकारी विभाजन का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी, स्तनधारी, पक्षी तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। इनका आर्थिक महत्व तो बहुत कम है, लेकिन कुछ मांस जो होते हैं शाकाहारी, स्तनधारी, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेग्नम की कुछ स्पीशीज से पीट प्रदान करती हैं, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। स्फेग्नम से क्या? पीट का मतलब कोयला प्राप्त होता है। स्फेग्नम की कुछ स्पीशीज से हमें क्या मिलता है? पीट मिलता है, जिनका उपयोग किस प्रकार होता है? ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकेजिंग और सजीव पदार्थों के स्थानांतरण के लिए होता है। ये भी पूछा गया है कि स्फेग्नम का उपयोग पैकेजिंग और सजीव पदार्थों के स्थानांतरण के लिए करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की बहुत अधिक क्षमता होती है। मतलब ये पानी को होल्ड करके बहुत देर तक रख सकता है, जिसके कारण जो स्थानांतरण पैकेजिंग में होता है सजीव पदार्थों, वो लंबे समय तक उनमें पानी की कमी नहीं होती है। लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पारिस्थितिकी की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती हैं। इस प्रकार से मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लीवनवर्ट तथा मांस में विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है? लीवनवर्ट तथा मांस में विभाजित किया गया है। ब्रायोफाइट में दो चीज़ें आती हैं, लीवनवर्ट और मांस। लीवनवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों और छालों आदि पर उगते हैं। लीवनवर्ट की पादपकाय थैलासाब होती है। थैलासाब किस में पाई जाती है? मार्केंसिया में पाई जाती है। मार्केंसिया इसका उदाहरण है, ये उदाहरण है। पादप लीवनवर्ट की पादपकाय थैलासाब होती है जो मार्केंसिया में पाई जाती है। थैलस पृष्ठाधर होते हैं तथा अधस्तर मतलब सबस्ट्रेटम से बिल्कुल चिपके रहते हैं। इनके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती हैं। लीवनवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। आपको पता होगा लीवनवर्ट में क्या पाए जाते हैं? जेमा कप पाए जाते हैं। ये जेमा कप कैसे होते हैं? हरे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, अलैंगिक कली पैतृक थैलस से अलग होकर नए थैलस का निर्माण करती है। जेमा कब कहते हैं इसको? यहाँ ये मार्क कर लीजिए, यहाँ से पूछता है कि जेमा द्वारा होता है। जेमा कैसे होते हैं? जेमा हरी, बहुकोशिकीय तथा अलैंगिक कली है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग आता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। उसी थैलस में किस में पाए जाते हैं? मार्केंसिया में। मार्केंसिया ये विभिन्न थैलस में पाए जाते हैं। एक लिंगाश्रयी होता है मार्केंसिया, एक लिंगाश्रयी होता है और
जो होता है रिक्सिया जो होता है वो मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब उभयलिंगाश्रयी। आपको इंग्लिश में डाउट हो सकता है। एक लिंगाश्रयी मतलब विभिन्न थैलस में पाए जाते हैं, अलग अलग, मेल अलग फीमेल अलग, और उभयलिंगाश्रयी एक में ही पाए जाते हैं। एक लिंगाश्रयी का उदाहरण है मार्केंसिया और उभयलिंगाश्रयी का उदाहरण है रिक्सिया। रिक्सिया का उदाहरण इसमें नहीं दिया गया एनसीईआरटी में, आप इसे याद कर सकते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद सीटा तथा कैप्सूल होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल से स्पोर बनते हैं। स्पोर के अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनता है। मास जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। लिवनवर्ट में भी प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। मास में भी प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट होती है, जिनकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। यह विसर्पी, हरा, शाखीय तथा प्रायः तंतुमयी होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु के पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सल्फेट रूप से पत्तियां लगी रहती हैं। यह बहुकोशिकीय तथा शाखित मूलाधार द्वारा मिट्टी से जुड़े होते हैं। और लिवनवर्ट में एक कोशिकीय तथा अशाखित मूलाधार द्वारा जुड़े होते हैं। और मांस होता है इसमें क्या होते हैं, बहुकोशिकीय तथा शाखित मूलाधार द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मांस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन द्वारा तथा मुकुलन द्वारा होता है। ये मार्क कर लीजिए कि मांस में कायिक जनन कैसे होता है, द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पूदानी तथा स्त्रीदानी पत्तीदार परों की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। स्पोरोफाइट किसमें, मांस का स्पोरोफाइट किसमें विभेदित होता है, पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मांस में स्पोरोफाइट लिवनवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मांस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इनके सामान्य सदस्य, आपको तो उदाहरण तो याद करने ही हैं। सामान्य सदस्य कौन कौन से हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम है। ये तीन एग्जाम्पल आप याद कर रखिएगा। कौन कौन से होते हैं मांस के उदाहरण, फ्यूनेरिया तथा पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम होते हैं। और उसमें लिवनवर्ट है, मार्केंसिया जो एनसीईआरटी में दिया गया है, और एक रिक्सिया होता है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद कर लीजिए। अब इसके बाद टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। टेरिडोफाइट के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है, उससे पहले इसके चित्र दिए गए हैं, चित्र को देख लेते हैं ब्रायोफाइट के। ये देखिए पहला चित्र दिया गया है लिवनवर्ट का, मार्केंसिया का। अब इसमें देखिए यहाँ पर पूछेगा कि ये जो दिया गया है ये अच्छा फूल है। अच्छा मतलब ये देखिए पूदानी दर में थोड़ा ऊपर का जो सिरा है दूसरी मेर का बना हुआ है। स्त्री दानी में कैसा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। तो मतलब जो मादा है वो थोड़ा हैंडसम प्रकार की है और जो मेल है वो थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में है। और ये जेमा कप हो गए, ये देखिए जेमा कप है, ये जेमा कप है जिसके बारे में अभी बताया है। जेमा कप दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद ये नीचे उदाहरण दिए गए हैं। फ्यूनेरिया का दिया गया है, युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुभिद दोनों दिए गए हैं। ये यहाँ से पूछ लेता है कि ये बीजाणुभिद ऊपर का हो गया और ये युग्मकोद्भिद हो गया। ये ध्यान रखना, नीचे युग्मकोद्भिद होता है, ऊपर बीजाणुभिद होता है। युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है, बीजाणुभिद स्पोरोफाइट और युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट होता है। और ये द नंबर का चित्र दिया गया है, स्फेगनम का दिया गया है, इसको याद करना। ये प्रपंड हो गया, ये शाखाएं हो गई, ये और ये स्त्रीदानी शाखा हो गई, ये जो दी गई है, ठीक है। और ये मूलाभ हो गया, ये मुखच्छ हो गया, ये आप नेमिंग याद रखना। और ये चित्र ये इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है, ये याद रखना कि ये जो थोड़ा अच्छा फ्लावर की तरीके बना हुआ है वो स्त्री दानीदार है, और जो थोड़ा मुरझाया हुआ बना हुआ है वो पूदानीदार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइट में मुख्य रूप से सजावटी तथा औषधि वाले पौधे आते हैं।
फूल वाले अधिकांश फर्न आपने देखा होगा, जो फूल की दुकानों में लंबी लंबी पत्तियां रखे रहते हैं उन्हें फर्न बोलते हैं, जिसका सजावट के रूप में बहुत उपयोग करते हैं। सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। इन्हें सरीसृप बोलते हैं। पादप जगत का सरीसृप बोलते हैं। और सबसे पहले संवहन मंडल जाइलम तथा फ्लोएम किसमें पाया गया था? टेरिडोफाइट में। याद रखना, ब्रायोफाइट तक अभी तक कोई भी संवहन तक जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया गया। सबसे पहले जाइलम तथा फ्लोएम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? टेरिडोफाइट थे। ब्रायोफाइट तक कुछ नहीं पाया गया। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थी। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हार्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हार्सटेल और फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट में जीवन की युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था थी, आपको पता ही है। लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप का है स्पोरोफाइट होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है एनसी नीट में। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। उसमें पहले क्या था? ब्रायोफाइट। अरे उसमें ब्रायोफाइट में क्या था? गैमेटोफाइट। यहाँ पर स्पोरोफाइट, जिनमें वास्तविक मूल तथा पत्तियां पाई जाती हैं। वहाँ पर मूल सम, तना सम तथा पत्ती सम संरचनाएं पाई जाती थी। वास्तविक मूल सम, तना सम तथा तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती। लेकिन टेरिडोफाइट में वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहनोतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी होती हैं। छोटी किसमें पाई जाती हैं? सिलेजिनेला, जिन्हें लघुपर्ण बोलते हैं। एवं बड़ी वृहदपर्ण किसमें होती हैं? फर्न में होती हैं। स्पैरोफाइट में बीजाणुधानी होती है, जो पत्ती की तरह के बीजाणु पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। कुछ टेरिडोफाइट क्या करते हैं? बीजाणुपर्ण मिलकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। शंकु किसमें किसमें पाया जाता है? यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि शंकु केवल सिलेजिनेला तथा एक्विसिटम में ही पाया जाता है। बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्तजीवी तथा अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाब युग्मकोद्भिद बनाता है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो टेरिडोफाइट का युग्मकोद्भिद होता है वो कैसा होता है? ये कैसा होता है? अस्पष्ट होता है, छोटा होता है, बहुकोशिकीय होता है, मुक्तजीवी होता है। मुक्तजीवी होने का मतलब क्या होता है? ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होता है, स्वयं बनाता है, इसलिए मुक्तजीवी होता है। अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी होता है। प्रकाश संश्लेषी होगा तभी मुक्तजीवी होगा, मतलब ये भोजन पर किसी पर आश्रित नहीं रहता, स्वयं अपना भोजन निर्माण करता है। मुक्तजीवी का मतलब ये है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। ये याद रखना कि टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान, अभी चित्र बाद में देखेंगे, चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकता और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित होता है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित रहता है। इनको निषेचन के लिए ब्रायोफाइट के तरीके जल की आवश्यकता होती है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पुंमड़ के निकलने के बाद उससे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संगलक हो जाते हैं और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था। स्पोरोफाइट आपको पता है कि प्रभावी अवस्था होती है टेरिडोफाइट की, ये याद कर मार्क कर लीजिए कि प्रभावी अवस्था क्या होती है टेरिडोफाइट की। स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था होती है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। सिलेजिनेला साल्विनिया में दो प्रकार के जो अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं वह समबीजाणुक होते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो विषम बीजाणुक होते हैं। विषम बीजाणुक के क्या हैं? इनको मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। विषम बीजाणुक सिलेजिनेला तथा साल्विनिया विषम बीजाणुक होते हैं। इसमें दो प्रकार के
बीजाणु उत्पन्न होते हैं। वृहद बड़े आकार का लघु छोटे स्पोर बनते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े वृहद बीजाणु को मादा होता है तथा छोटा लघु बीजाणु नर होता है। क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधे में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद से युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया सहस्रोभूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट को 4 वर्ग में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले में यहाँ से अक्सर नेट क्वेश्चन पूछता है। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, पूरा ये इनके उदाहरण क्या क्या हैं। टेरोप्सीडा को 4 क्लास में बांटा गया है। साइलोप्सीडा में साइलोटम तथा साइलोटम आता है। लाइकोप्सीडा में सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम आता है। स्फेनोप्सीडा में इक्विसिटम आता है। टीरोप्सीडा में ड्रायोप्टेरिस टेरिस तथा एंडिएटम आता है। ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसके चित्र को देख लेते हैं, चित्र कैसे हैं। चित्र अब एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं क्योंकि चित्र बहुत आता है, पूछ लेगा कौन का ऐसा है। ये आ नंबर का चित्र का है। आ नंबर टेरिडोफाइट सिलेजिनेला का चित्र है। दूसरा इक्विसिटम का है। इक्विसिटम को कैसे याद करेंगे, ये देखिए, ये आई की तरीके बना हुआ है इसलिए इक्विसिटम, ये आई बना हुआ है इसलिए इसे इक्विसिटम बोल देंगे। पहला याद कर लिए सिलेजिनेला। और ये आपको पता होगा ये फर्न, अधिकतर शादियों में आपने स्टेज पे लगे हुए देखा होगा, पत्तियों की तरह इसे फर्न बोलते हैं। और सालविनिया को कैसे याद करेंगे, ये जो इसमें ये देखिए ये ऊन की तरीके दिख रहे हैं जो साल बुनने के काम में आते हैं। तो इस प्रकार आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं कि साल के बुनने के लिए आते हैं इसलिए इसे सालविनिया कहते हैं। साल बुनना, सालविनिया, ठीक है। इसमें ये रेसे निकले हुए हैं, इनको ऊन से प्रेजेंट कर दीजिए। और बिनने के काम में आते हैं इसलिए किसके, साल के बिनने के काम में आते हैं इसलिए सालविनिया। इस प्रकार आप ट्रिक से आसानी से वहाँ पर याद कर सकते हैं, आपको भूलेगा नहीं। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। ये फर्न का हो गया, इसे याद कर लीजिए। और ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। अब जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म का अर्थ क्या होता है। जिम्नोस होता है अनावृत, नेक्ड बोलते हैं, जिसमें अनावृत नेक्ड होते हैं मतलब, और स्पर्म बीज होते हैं। ऐसे पौधे जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, ये निषेचन से पूर्व तथा निषेचन के बाद भी अनावृत ही रहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है, ये याद रख लीजिए। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष जो होता है सबसे लंबा होता है। सिकुआ वृक्ष सबसे लंबे वृक्ष होते हैं। इनकी मूल प्रायः मूसला होती है। इनमें कुछ जीनस की मूल कवक के साथ सहयोग बना लेती है जिन्हें कवक मूल माइकोराइजियल रूट बोलते हैं, कवक मूल कहते हैं। उदाहरण पाइनस, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कवक मूल किस में पाई जाती है, कवक मूल पाइनस में पाई जाती है। जबकि कुछ अन्य छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के साथ जो सहयोग करते हैं उन्हें प्रवाल मूल कहते हैं। प्रवाल मूल किस में पाई जाती हैं, साइकस में। कवक मूल पाइनस में, प्रवाल मूल साइकस में, याद रखिएगा। इनमें तने अशाखित होते हैं। आपको पता होगा साइकस जो होता है वो मध्यम श्रेणी में आता है और जो पाइनस होता है वो दीर्घ श्रेणी में आता है, लंबे वृक्षों में आता है। इस प्रकार साइकस जो होता है वो अशाखित होता है क्योंकि मध्यम में आता है तो छोटा होता है, इसलिए इसमें शाखाएं नहीं होती हैं। इस प्रकार ये काफ़ी बार भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए अशाखित कौन होता है, साइकस, और शाखित कौन होता है, पाइनस और सीड्स। सीड्स को क्या बोलते हैं, देवदार बोलते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। शंक्वाकार पौधों की पत्तियां सुई की तरीके होती हैं। इनकी पत्तियों में का सतही क्षेत्रफल कम होता है। मोटी क्यूटिकल तथा गर्त रंध्र होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये पानी की हानि को कम कर देते हैं। ये सब आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं अधिकांशतः सब विषम बीजाणुक होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु बनाते हैं।
बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरीके तने पर लगे रहते हैं। ये सलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है। सलथ का मतलब क्या होता है? लूज। लूज याद रखिए, ये यहाँ पर सलथ बच्चे समझ नहीं पाते कि सलथ क्या होता है। सलथ का मतलब होता है लूज अथवा सघन शंकु बनाते हैं। ठीक है। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानी अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु में से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। परागकणों के विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस पर शंकु गुरु बीजाणुपर्ण पर गुरु बीजाणुधानी होती है उन्हें गुरु बीजाणुधानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष में, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, नर व मादा शंकु एक ही प्रकार के एक ही वृक्ष में पाइनस में पाए जाते हैं तथा विभिन्न वृक्षों जैसे साइकस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की एक कोशिका से विभेदित हो जाती है। बीजांड का एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणुधानी बीजांड स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक अकेला बचा रहता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में 2 ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। आपको टेरिडोफाइट में पता होगा कि स्पोरोफाइट तथा गैमेटोफाइट स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, लेकिन इसमें स्वतंत्र नहीं होते हैं। पहले युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती थी लेकिन इनमें बीजाणुभिद स्पोरो प्रभावी अवस्था होती है। स्पोरोफाइट वे स्पोरोफाइट तथा बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी में से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। पराग कण से एक पराग नली निकलती है जिसमें नर युग्मक होते हैं। यह पराग नली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। ये बीज नेक्ड होते हैं, मतलब ढके हुए नहीं होते, नग्न होते हैं। ये चित्र दिया गया है। पहला देखो, ये साइकस का है जो मध्यम में आते हैं। ये पाइनस है, शाखित होता है, ये अशाखित होता है। ये साइकस है, ये पाइनस हो गया, शाखित होता है। और ये उदाहरण दिया गया है गिंकनों का, ये याद रखिएगा। ये बीज हैं जो ढके हुए नहीं होते हैं। अब आपको एंजियोस्पर्म के बारे में पता होगा, इसको क्लास 12 में इसका एक चैप्टर पूरा है, वहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म का चैप्टर है क्लास 12 में, उसको हम अच्छे से वहाँ पर कवर करेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे और कैसे क्या है पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे। इसी पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर। एंजियोस्पर्म के बारे में जितना इसमें लिखा हुआ है उतना पढ़ लेते हैं, इस प्रकार आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिन्हें पुष्प कहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं जिनमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों के सबसे बड़ा वर्ग होता है। ये देखिए, पादपों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म। पादपों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म। उनके वास स्थानों में भी बहुत व्यापक है। इसका माप सूक्ष्मदर्शी जीव उल्फिया से लेकर, यह सूक्ष्मदर्शी जीव मतलब एंजियोस्पर्म में ऐसा एक होता है जो सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसे देखते हैं, जिसे उल्फिया कहते हैं। सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टिस से आप परिचित होंगे। यूकेलिप्टिस सबसे बड़ा होता है, 100 मीटर से अधिक ऊंचाई जिसकी होती है। इससे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषध तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्ग द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभाजित किया गया है। ये चित्र दिया गया है पहला द्विबीजपत्री का, ये
और ये द्विबीजपत्री है, ये एक बीजपत्री है। इस प्रकार पूरा चैप्टर पूरा हो गया। उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करा दी है हमने। अन्य एनसीईआरटी को भी आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम कुछ समय में केमिस्ट्री के भी, ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी रीडिंग लाइन टू लाइन लेकर आ रहे हैं। आप इसी चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लेंगे और एनसीईआरटी रीडिंग जो नीट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक वो रहता है कि कोई तैयार नहीं करवाता है, इसलिए हम इसे तैयार करवा रहे हैं। आप इसे आसानी से तैयार कर लीजिएगा और कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे इसे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, जिससे उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।